हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और कोशिश करेंगे कि चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दी। कोशिश क्या, ख़त्म कर ही देना है। चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखने आइएगा। उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा स्लिप ऑफ टंग थोड़ा होते रहता है, इसके लिए सॉरी। अगर आपको बैकग्राउंड में व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए भी सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में। Non-traditional notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats and dangers affecting the conditions of human existence. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। They begin by questioning the traditional referent of security. इसकी शुरुआत पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर। In doing so, they also question the other three elements of security: what is being secure, from what kind of threats, and the approach to security. ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। When we say referent, we mean security for who. जब हम संदर्भों की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। In a traditional security conception, the referent is the state with its territory and governing institutions. In the non-traditional conceptions, the referent is expanded. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। When we ask security for who, proponents of non-traditional security reply not just the state but also individuals or communities or indeed all of humankind. Non-traditional views of security have been called human security or global security. तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है, जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की ज़रूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग, बट सिक्योर स्टेट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल्स। प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन अटैक may be a necessary condition for the security of individuals, but it is certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies. तो मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपने ही सरकारों के हाथों मारे गए। All proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individuals. मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। However, there are differences about precisely what threats individuals should be protected from. बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। Proponents of the narrow concept of human security focus on violent threats to individuals, or as former UN Secretary General Kofi Annan puts it, the protection of communities and individuals from internal violence. Proponents of the broad concept of human security argue that the threat agenda should include hunger, disease, and natural disasters because these kill far more people than war, genocide, and terrorism combined. Okay. मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले
पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अनन के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। ओके In its broadest formulation, the human security agenda also encompasses economic security and threats to human dignity. Put differently, the broadest formulation stresses what has been called freedom from want and freedom from fear, respectively. मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। The idea of global security emerged in the 1990s in response to the global nature of threats such as global warming, international terrorism, and health epidemics like AIDS and bird flu, and so on. विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स एंड बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। नो कंट्री कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अलोन। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। एंड इन सम सिचुएशंस वन कंट्री मे हैव टू डिस्प्रोपोर्शनेटली बियर द बर्न ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज ऑफ 1.5 to 2 meters would flood 20% of Bangladesh, inundate most of the Maldives, and threaten nearly half of the population of Thailand. Since these problems are global in nature, international cooperation is vital, even though it is difficult to achieve. उदाहरण के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले इसे हासिल करना मुश्किल हो। अब है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स यानी कि खतरे के नए स्रोत क्या क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। The non-traditional conceptions, both human security and global security, focus on the changing nature of threats to security. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। We will discuss some of these threats in the section below. तो ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। पहला, टेररिज्म। Terrorism refers to political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। International terrorism involves the citizens or territory of more than one country. Terrorist group seek to change a political context or condition that they do not like by force or threat of force. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। Civilian targets are usually chosen to terrorize the public and to use the unhappiness of the public as a weapon against national governments or other parties in the conflict. जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। The classic cases of terrorism involve hijacking planes or planting bombs in trains, cafes, markets, and other crowded places. Since 11 September 2001, when terrorists attacked the World Trade Center in America, other governments and public have paid more attention to terrorism, though terrorism itself is not new. In the past, most of the new terror attacks have occurred in the Middle East, Europe, Latin America, and South Asia.
आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण हैं विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों पर जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद पूरे दूसरे जो देश और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई। ह्यूमन राइट्स हैव टू कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। The first type is political rights such as freedom of speech and assembly. The second type is economic social rights. The third type is the right of colonized people or ethnic and indigenous minorities. हो सकता है आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन 3 कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। While there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal human rights, nor what the international community should do when rights are being violated. इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाए या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। Since the 1990s, developments such as Iraq's invasion of Kuwait, the genocide in Rwanda, and Indonesian military's killing of people in East Timor have led to a debate on whether or not the UN should intervene to stop human rights abuses. 1990 के दशक से कुछ घटनाओं मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। There are those who argue that the UN Charter empowers the international community to take up arms in defense of human rights. Others argue that the national interest of powerful states will determine which instances of human rights violations the UN will act upon. कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। Global poverty is another source of insecurity. World population, now at 760 crore, will grow to nearly 1,000 crore by the middle of the 21st century. Currently, half of the world's population growth occurs in just 6 countries: India, China, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years, whereas many rich countries will see population shrinkage in that period. अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। Hyper growth makes rich states or rich social groups get richer, whereas low incomes and high population growth reinforce each other to make poor states and poor groups get poorer. प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। Globally, this disparity contributes to the gap between the northern and southern countries of the world. Within the south, disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so. विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल,
World's armed conflicts now take place in Sub-Saharan Africa, which is also the poorest region of the world. At the turn of the 21st century, more people were being killed in wars in this region than in the rest of the world combined. उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके की युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। Poverty in South has also led to large-scale migration to seek a better life, especially better economic opportunities in the north. दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खास करके आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। This has created international political frictions. International law and norms makes a distinction between migrants, those who voluntarily leave their home countries, and refugees, those who are flee from war, natural disaster, or political persecution. इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं में भेद करते हैं। States are generally supposed to accept refugees, but they do not have to accept the migrants. सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। While refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but remain within national borders are called internally displaced people. शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। Kashmiri Pandits that fled the violence in the Kashmir Valley in the early 1990s are an example of an internally displaced community. 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। The world refugee map tallies almost perfectly with the world conflicts map because wars and armed conflicts in the south have generated millions of refugees seeking safe haven. विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। From 1990 to 1995, 70 states were involved in 93 wars, which killed about 55 lakh people. As a result, individuals and families, and at times whole communities, have been forced to migrate because of generalized fear of violence or due to the destruction of livelihoods, identities, and living environments. A look at the correlation between wars and refugees migration also shows that in the 1990s, all but 3 of the 60 refugees flows coincided with an internal armed conflict. 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन व्यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने पर पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों में से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुआ और इनमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। Health epidemics such as HIV, AIDS, bird flu, and severe acute respiratory syndrome (SARS) have rapidly spread across countries through migration, business, tourism, and military operations. HIV, AIDS, bird flu और SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि SARS जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। One country's success or failure in limiting the spread of these diseases affects infections in other countries. इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। By 2003, an estimated 4 crore people were infected with HIV/AIDS worldwide, 2/3 of them in Africa, and half of the rest in South Asia. अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV/AIDS से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में। In North America and other industrialized countries, new drug therapies dramatically lowered the death rate from HIV/AIDS in the late 1990s. उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण
1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। बट दीज ट्रीटमेंट्स वेर टू एक्सपेंसिव टू हेल्प पुअर रीजन्स लाइक अफ्रीका, वेयर इट हैज़ proved to be a major factor in driving the region backward into deeper poverty। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। Other new and poorly understood diseases such as Ebola virus, hantavirus, and hepatitis C have emerged, while old diseases like tuberculosis, malaria, dengue fever, and cholera have mutated into drug-resistant forms that are difficult to treat। एबोला वायरस, हैंटावायरस और हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ नई महामारियां उभरी हैं जिनके बारे में जानकारियां भी कुछ खास नहीं हैं। टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार जैसे और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे इनका उपचार कठिन हो गया है। Epidemics among animals have major economic effects. Since the late 1990s, Britain has lost billions of dollars of income during an outbreak of the mad cow disease and bird flu shut down supplies of poultry exports from several Asian countries. Such epidemics demonstrate the growing interdependence of states, making their borders less meaningful than in the past and emphasize the need for international cooperation। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। Expansion of the concept of security does not mean that we can include any kind of disease or distress in the ambit of security. If we do that, the concept of security stands to lose its coherence। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। Everything could become a security issue। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। To qualify as a security problem, therefore, an issue must share a minimum common criterion, say of threatening the very existence of the referent, a state or group of people, though the precise nature of this threat may be different। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खड़ा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले के संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, द मालदीव्स may feel threatened by global warming because a big part of its territory may be submerged within the rising of sea level। उदाहरण के लिए, मालदीव वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। Whereas for countries in southern Africa, HIV AIDS poses a serious threat as 1 in 6 adults has the disease, 1 in 3 for Botswana, the worst case। जबकि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क आदमी में से एक को ये रोग रहता है। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, वहाँ 3 में से एक को ये रोग रहता है। In 1994, the Tutsi tribe in Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by the rival Hutu tribe in a matter of weeks। This shows that non-traditional conceptions of security like traditional conceptions of security vary according to local context। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। अब है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी हमारा टॉपिक, यानी कि सहयोग मूलक सुरक्षा। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके बाद बस एक टॉपिक है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसको पढ़ के और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। We can see that dealing with many of these non-traditional threats to security require cooperation rather than military confrontation। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है।
Military force may have a role to play in combating terrorism or in enforcing human rights, and even here there is a limit to what force can achieve. But it is difficult to see what force would do to help alleviate poverty, manage migration and refugee movements, and control epidemics. Indeed, in most cases, the use of military force would only make matters worse. आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा। Far more effective is to devise strategies that involve international cooperation. ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार की जाएं। कोऑपरेशन में भी बाइलेटरल, दैट इज बिटवीन एनी टू कंट्रीज, रीजनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल। सहयोग द्विपक्षीय, दो देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट एंड द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। Cooperative security may also involve a variety of other players, both international and national. International organizations, the UN, the World Health Organization, the World Bank, the IMF, etc. Non-governmental organizations, Amnesty International, the Red Cross, private foundations and charities, churches, religious organizations, trade unions, associations, social and developmental organizations, business and corporations, and great personalities, that is Mother Teresa, Nelson Mandela. सहयोगमूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज द लास्ट रिजॉर्ट। सहयोगमूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स टू डील विद गवर्नमेंट्स दैट किल देयर ओन पीपल और इग्नोर द मिजरी ऑफ देयर पॉपुलेशंस हु आर डिवास्टेटेड बाय पॉवर्टी, डिजीज एंड कैटास्ट्रोफ। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। It may have to agree to the use of violence against international terrorists and those who harbor them. Non-traditional security is much better when the use of force is sanctioned and applied collectively by the international community rather than when an individual country decides to use force on its own. ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से न किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता आखिरकार करे। अब इसका लास्ट टॉपिक है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, यानी कि भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। चलिए पढ़ते हैं इसको फटाफट से। इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल मिलिट्री एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। तो मैं थोड़ा फंस गई थी यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। बहुत जल्दी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत फंस जाती हूँ मैं बीच बीच में। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज़ 4 broad components which have been used in a varying combination from time to time. भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। The first component was strengthening its military capabilities because India has been involved in conflicts with its neighbors, Pakistan in 1947 to 48, 1965, 1971 and 1999 and China in 1962. सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे। पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1961 तथा 1971 तथा 1999 में और चीन से सन 1962 में भारत पर हमला किया। Since it is surrounded by nuclear armed countries in the South Asian region, India's decision to conduct nuclear tests in 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguarding national security. India first tested a nuclear device in 1974.
दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। The second component of India's security strategy has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interest. भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru supported the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament, and the UN as a forum in which international conflicts could be settled. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मारने पर जोर दिया। India also took initiatives to bring about a universal and non-discriminatory non-proliferation regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction, nuclear, biological, chemical. भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। It argued for an equitable new international economic order. Most importantly, it used non-alignment to help carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpowers. India joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming. Indian troops have been sent abroad on UN peacekeeping missions in support of cooperative security initiatives. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। The third component of Indian security strategy is geared towards meeting security challenges within the country. भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। Several militant groups from areas such as Nagaland, Mizoram, and Punjab and Kashmir, among others, have from time to time sought to break away from India. India has tried to preserve national unity by adopting a democratic political system which allows different communities and groups of people to freely articulate their grievances and share political power. नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का पालन किया। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। Finally, there has been an attempt in India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist. आखिर में एक बात यह कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। The attempt has not quite succeeded. We are still a very poor and unequal country. Yet democratic politics allows spaces for articulating the voice of the poor and the deprived citizens. ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए। हमारा देश अभी भी गरीब और असमानताएं मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकें। There is a pressure on the democratically elected governments to combine economic growth with human development. Thus, democracy is not just a political ideal. A democratic government is also a way to provide greater security. You will read more about the successes and failures of Indian democracy in this respect in the textbook on politics in India since independence.
लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीति का आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगी। यह किताब स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है। और हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।